नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां रोशनाबाद में स्थित पुलिस लाइन परिसर में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य क्लब का निर्माण किया गया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर की पहल पर बनने वाले इस स्वास्थ्य क्लब भवन का भूमि पूजन राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के द्वारा किया गया है। जहां इस दौरान रानीपुर के विधायक आदित्य चौहान और शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा भी मौजूद रहे। आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगभग 24,95,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस केंद्र में आधुनिक व्यायाम उपकरण और स्वास्थ्य प्रशिक्षण और फिटनेस संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने निर्माण कार्य को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के भी निर्देश दिए। ये राज्यसभा सांसद हैं जो हमारे, उन्होंने पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में व्यायामशाला एक जिम जो है वो सांसद निधि से हमें दिया है, तो उसका शिलान्यास भूमि पूजन था। तो उसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी और माननीय चेयरमैन जो है हमारे नगर पालिका के भूमि पूजन में यहाँ पे आए थे। और इसमें जो एक व्यायामशाला बन रही है और उसमें बाद में फिर इक्विपमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लगाए जाएंगे, और जिसमें कि फिर जवानों को और जो फैमिली लाइन में फैमिली क्वार्टर्स हैं जो वो लोग रहते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। तो उसके भूमि पूजन कार्यक्रम था आज। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सचिवालय संघ चुनाव को लेकर राजधानी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और जहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक जोशी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं कर्मचारियों से समर्थन मांग रहे हैं। जानकारी देते चलें कि चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कर्मचारियों के बीच पहुंचकर अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं को साझा किया। और जहां दीपक जोशी ने कहा कि पिछली बार जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें इस बार प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपक जोशी से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आप सुनिए। सचिवालय संघ का चुनाव चल रहा है और बेहद दिलचस्प चुनाव यह होता है। ऐसे में लगातार जो प्रत्याशी है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, अपने सदस्यों के बीच जा रहे हैं। और हमारे साथ दीपक जोशी साहब जो कि सचिवालय संघ के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, हमेशा से ही अपने कर्मचारियों की आवाज़ उठाते रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे जुनून और जोश के साथ आप यहाँ पर या कुछ देखिए, मैं इस मानता हूँ कि जब भी इलेक्शंस होते हैं और बड़े बड़े हम लोगों के सामने समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को हम रखते हैं, और चूँकि पूर्व का अनुभव रहा है, सरकारों से उन मुद्दों को पूरा कराना होता है, और बहुत विश्वास के साथ लोग वोट देते हैं, बहुत विश्वास के साथ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं। तो उस विश्वास पे खरा उतरते हैं। बहुत से मुद्दे हैं, कर्मचारियों को वेतन बढ़ जाए, कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाए, कर्मचारियों को शासकीय कार्यों में करने के लिए जो भी सुविधाएँ मिलनी है वो मिल जाएँ, और उनका एटमॉस्फेयर अच्छा हो, इसको लेकर कर्मचारियों की नीड रहती है। बहुत बड़ा कर्मचारियों का कोई एक बड़ी डिमांड नहीं होती है, और इन्हीं डिमांडों को लेके ये सचिवालय संघ में मुद्दे उठाए गए हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे जो अब 8 पे कमीशन के रूप में हमारे बीच में 8 पे कमीशन आएगा, उस 8 पे कमीशन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे उनके भत्तों को हम अपने लिए संरक्षित कराएंगे, ये सब मुद्दे हैं। और मुद्दे इसके अलावा ये हैं कि सचिवालय में जो एटमॉस्फेयर है वो सचिवालय सेवा एक राज्य की सर्वोच्च कार्यालय इकाई है, और उसको उत्तर प्रदेश सचिवालय के पैटर्न पे इस सचिवालय का हमें निर्माण करना है। सर, आप पूर्व में भी अध्यक्ष रहे और ऐसा नहीं है कि आपका तालमेल सभी के साथ आपका सकारात्मक रहा है। आप इस बार अपने आप को किस तरीके से बेहतर मानते हैं और दूसरे पक्ष से किस तरीके से अलग मानते हैं, क्योंकि आपने पहले भी नेतृत्व किया, और थोड़ा सा विशेष रूप से जो आपका वर्क रहने वाला है उसमें थोड़ा सा। देखिए, मैं हमेशा कर्मचारियों के बीच रहा हूँ और कर्मचारियों के मुद्दों के लिए सरकार से टकराता रहा हूँ। सरकार से एक हमारा चोली दामन का साथ है कि सरकार के साथ हम मुद्दों के साथ बहस करते हैं, और मुझे लगता है कि इस बार हम कुछ नए आयाम लेके आए हैं, चाहे वो गैरसैंण में
अनुभागों का सर्जन हो, चाहे वो सचिवालय भत्ता बढ़ाने का इशू हो, इन सब मुद्दों को लेके आए। और व्यक्ति दूसरा हमारा जो भी प्रतिस्पर्धी दूसरा साथी है वो क्या लेके आया है ये भविष्य के अर्थ में है, लेकिन हमने सिर्फ कर्मचारियों की आवाज़ बनकर आगे आना है। और कर्मचारियों की आवाज़ पिछले 10 साल से हम लोग उठा रहे थे, 10-15 साल मुझे हो गए, और मुझे लगता है कि इस बार जो नया यूथ आया है वो नया यूथ इस बात को समझ रहा है 6 महीने से, और जो उसके जेन्युइन मुद्दे हैं, जो उसका फ्यूचर है, जो उसका एक स्टैग्नेशन है, उस स्टैग्नेशन पे हम बात कर रहे हैं। जोशी साहब, आपका एक लंबा अनुभव रहा है। पिछली बार की जो आपकी योजना थी उसमें जो आप काम नहीं कर पाए, वो क्या विशेष काम रहेगी जो इस बार अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाती है तो आप इस बार उन सब चीज़ों को पूरा करेंगे जो पिछली बार नहीं? देखिए, इस समय सबसे बर्निंग इशू कर्मचारियों का और पेंशनर्स का जो है गोल्डन कार्ड का इशू है। गोल्डन कार्ड को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कर्मचारी सचिवालय सहित। और साथ साथ 8 पे कमीशन आना है, उसकी बहुत बड़ा संघर्ष हमें अभी करना होगा। साथ साथ सचिवालय भत्ता हमें बढ़ाना है, साथ साथ हमें गैरसैंण में जो है जो गैरसैंण को स्थापित करने की व्यवस्था करनी है, उसके लिए सचिवालय चलाना है और उसमें अतिरिक्त अनुभागों का सर्जन है। और इसके अलावा बहुत रोज़मर्रा के जो उनके काम हैं, बहुत लोगों के प्रमोशंस रुके हैं, लोगों के अभी ACP के मामले हैं, यूपी के पैटर्न में 10, 16, 26 यहाँ किया जाना है। इन सब बातों को लेकर हम आएंगे और इस बार मुझे लगता है कुछ नया जोश होगा और बड़े अंतर के साथ कर्मचारी हमें इस जीत का आनंद लेंगे। दीपक जोशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार नया यूथ यहाँ पर है, नई जनरेशन यहाँ पर है, नई चीज़ें यहाँ पर है, और जो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया, पूरा प्रयास रहेगा कि जो सदस्यों का जो समर्थन है वो इनको मिले और इस बार उन सब चीज़ों को पूरा किया जाए। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, इन्होंने पेंशन की बात की, इन्होंने प्रमोशन की बात की। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ थे इस्तेहाक इंडिया वॉइस देहरादून। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां लखवाड़ व्यासी परियोजना के संविदा श्रमिकों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आपको जानकारी देते चलें कि मजदूरों ने कंपनी के प्रबंधन पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और जहां श्रमिक वेतन वृद्धि, टनल भत्ता, तो वहीं कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और साथ ही साथ छटनी पर रोक लगाने की भी मांग उनकी ओर से की जा रही है। यहाँ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जहां श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। धरने के चलते परियोजना कार्य प्रभावित होने की भी संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। पीएम मोदी की सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। देहरादून के RTO में हर गुरुवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जा रहा है और जिसमें कि अधिकारी कर्मचारी बस, स्कूटर, साइकिल से दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो वहीं पिछले 1 वर्ष से RTO के कर्मचारी नियमित रूप से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर ईंधन बचाओ अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं और जहां सरकारी अधिकारियों और नेताओं की बदलती कार्यशैली से आम लोगों को भी जागरूकता मिल रही है और साथ ही साथ राज्य में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर इस पहल को व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद अब हरिद्वार जिले में मदरसों की व्यवस्थाएं और संचालन को लेकर प्रशासन ने जांच अभियान को तेज कर दिया है और जहां जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच में 23 मदरसों की अनियमितताएं पाए जाने पर उनकी मार्च और अप्रैल माह की धनराशि पर रोक लगा दी गई। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि 11 मदरसों में PM पोषण योजना बंद करने के आदेशों को जारी किया गया है और जहां जिला शिक्षा अधिकारी अमित नंद ने इस पर जानकारी दी है कि जांच के दौरान कई मदरसों के द्वारा मिड डे मील के वितरण की रिपोर्ट नहीं भेजी गई और जबकि कुछ संस्थानों ने पूरे वर्ष का डेटा भी अपडेट नहीं किया है और 6 मदरसों में वास्तविक संख्या से अधिक छात्रों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। तो वहीं प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, वित्तीय अभिलेखों और साथ ही साथ बाहरी राज्यों से आए बच्चों का सत्यापन भी करेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2026 से केवल मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जाएंगे। हमारे हरिद्वार में PM पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं
जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया डाइट जिंदगी में, और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे आमने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन, और जो बाकी 121 मदरसे हैं उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। तो इसमें से 4 मदरसों ने हमें एक दिन भी शेयर नहीं की, 10 दिन का हमने टाइम दिया था। तो उनको भी हमने जांच के दायरे में लिया कि अगर ये हैं तो क्यों नहीं हमें भेज रहे। 3 और मदरसे ऐसे थे जिन्होंने अपना MIS अपडेट नहीं किया। हमारा साल भर का एक डेटा होता है, फाइनेंशियल ईयर पूरा होने के बाद उनको अपडेट करना होता है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की और खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय संघ चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब तेज कर दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप पपनई ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं और सुविधाओं के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कर्मचारियों से समर्थन मांगते हुए कहा कि इस बार उनकी प्राथमिकता कर्मचारी हितों को मजबूत करना है। और जहां हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने अध्यक्ष पद प्रत्याशी प्रदीप से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आप सुनिए। सचिवालय में सचिवालय संघ का चुनाव चल रहा है और लगातार हमेशा से ही यहाँ पर अध्यक्ष समेत कई पदों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है। कई सारे मुद्दे रहते हैं, कई सारी मांगे रहती हैं, और इस बार का जो चुनाव है वो भी बेहद दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ दीपक जोशी, एक तरफ प्रदीप पपनई जी हैं हमारे साथ। खुद अध्यक्ष पद पर जो लड़ रहे हैं फिलहाल प्रदीप पपनई जी। सर, किस तरीके से देखते हैं जो चुनाव का पूरा माहौल है, ये किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव जा रहा है, और क्या कुछ आप लोगों की आने वाली जो रणनीतियां रहेंगी? सर, चुनाव जो है हमारे सचिवालय संघ जो है हमारे कर्मचारियों की जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं विभिन्न, उसके लिए रहता है। मैं 2010 से लेकर 18 तक संयुक्त सचिव और 2 बार महासचिव के पद पर यहाँ पर रहा हूँ। तो मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत से कार्य यहाँ पर ऐसे किए हैं जिससे हमारे वो पक्ष में सभी सदस्यों का ये कहना था कि एक बार आपको अध्यक्ष बनना है। और हमारी यहाँ पर कुछ समय की व्यवस्थाएं थी, भाई पदोन्नति पर ठहराव था। आज भी वही समस्या फिर आ गई है 10 साल के बाद। सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ गोल्डन कार्ड की है, क्योंकि चिकित्सा का ऐसा व्यवस्था है तो गोल्डन कार्ड हमारा रहेगा। दूसरा हमारा पदोन्नति में ठहराव, क्योंकि हमारे इस बीच नए साथी जुड़े हैं, पदोन्नतियों के लिए उनके लिए हमने व्यवस्था करनी है। अन्य जो हमारे यहाँ पर है, क्योंकि पहले हम कम लोग संख्या में थे तो पर्याप्त स्थान था, अब हमारे पास बहुत संख्या में हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था करना। और जैसे आजकल ये फाइलिंग का चल रहा है तो प्रत्येक में उसको कंप्यूटर और वातावरण, कार्य का वातावरण, यहाँ पर एक माहौल तैयार करना मेरी प्राथमिकता रही है। मैं कभी हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, इस चीज़ों पर कभी मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने अपनी भाषा शैली से, कार्य शैली से अधिकारियों का, सरकार का पक्ष और दिल जीता है। और असंभव होने वाले कार्य भी, जिसे हमारे साथी उस समय असंभव बताते थे, उन कार्यों को किया है। उन्हीं सब कार्यों को देखते हुए मेरे सदस्यों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है कि इस बार पपनई जी आपको अध्यक्ष पद पर आना है। उन्हीं के सबके इन समस्याओं का निराकरण क्योंकि आप ही के द्वारा किया जाना संभव होगा। प्रदीप पपनई साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता हूँ और मैं बहुत ही सक्रिय भूमिका में सरल रहकर सरकार के साथ तालमेल बैठाकर यहाँ के कर्मचारियों का जो उनके साथ जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम मैं करूँगा। इनका साफ तौर पर यही कहना है। इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि प्रमोशन का एक इनका बहुत बड़ा मुद्दा है और गोल्डन कार्ड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये से कहना प्रदीप पपनई का है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ ही तेज त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून।
अब खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव शुरू होने के साथ ही आज चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जी हां, आपको बताते चलें कि सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और जहां शाम 4:30 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। और इसके लिए आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1150 मतदाता, तो वहीं 22 पदों के लिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की यह रिपोर्ट। लंबा इंतजार था सचिवालय संघ चुनाव का, आज वो दिन भी पूरा हुआ। ये कह सकते हैं सचिवालय संघ के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 4:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद मतगणना होगी। टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 1150 जो मतदाता है सचिवालय संघ के, वो 22 पदों के लिए आज अपने जो कार्यकारिणी है उसका चुनने का काम यहाँ पर करेंगे। सुबह से ही यानी 10 बजे से जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चुनाव में जो इस बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं दीपक जोशी, जो उनसे बातचीत करते हैं, पूर्व में भी 2 बार रह चुके हैं। दीपक जी, इस बार क्या कुछ आप लेके चल रहे हैं, कैसी प्राथमिकता है ताकि कर्मचारियों के हित की बात हो सके और वो आपके प्रति लामबंद हो सके? देखिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस सचिवालय संघ की कवरेज लेने का कार्य किया है। और चूंकि विगत समय से 3-4 साल से हमारे कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे अभी पाइपलाइन में हैं और पिछले कार्यकारिणी ने सेवा संबंधी मामलों पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और कई लोग एसीपी के मामलों में जूझ रहे हैं, प्रमोशन के मामले में जूझ रहे हैं। और अब हमारे पास चुनौती है कि हम कैसे 8 पे कमीशन को आगे लागू करवाएंगे, उसके भत्ते कैसे लागू करवाएंगे और साथ साथ गैरसैंण को लेके जो अनुभवों का सर्जन है, जो स्टैग्नेशन है कर्मचारी का प्रमोशन में, उन सब बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यूथ इस बार जो है हमारे साथ है और यूथ को हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके फाइनेंशियल जो प्रॉफिट्स हैं, जो उनके प्रोफेशनल एवेन्यूज हैं, उनको हम लोग साकार करेंगे और एक स्वस्थ सचिवालय का निर्माण हम लोग करेंगे। खासतौर पे कर्मचारियों से जुड़ी जो मांगे, जिन चीज़ों का आपने जिक्र भी किया, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने रूपरेखा बनाई? क्योंकि हर कर्मचारी को पता है कि काम कैसे होना है, किस तरह से फाइल चलनी है, कैसे उन्हें समझाएंगे? देखिए, हमने सरकार से संवाद स्थापित करने का काम किया है। सरकार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर अभी उन्होंने घोषणाएं भी की हैं मुख्यमंत्री जी ने, और मुझे लगता है कि हम जो है इन घोषणाओं का क्रियान्वयन करते हुए कर्मचारियों के स्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करेंगे। उनके फाइनेंशियल जो हमारी क्राइसिस अभी चल रही है, अभी एसीबी का मामला चल रहा है 10, 16, 26 यूपी की भांति, उसको हम पूर्ण करने का काम करेंगे। और साथ साथ यूथ का जो लंबे समय तक जो प्रमोशन अब नहीं होने हैं, बहुत स्टैग्नेशन है, उसको कैसे कम किया जाए, उनके लिए बेहतर कार्य प्रणाली कैसे विकसित की जाए और सचिवालय में जो बिल्डिंग्स हैं, जो सेक्शनों का जो सीमित स्थान है, उसको कैसे पूर्ति की जाए, अच्छे सेक्शनों का जो है स्थान उनको उपलब्ध कराया जाए और स्वस्थ माहौल एक तैयार किया जाए काम करने के लिए। और राज्य के विकास में, क्योंकि सचिवालय मुख्य धारा है, इस सचिवालय को एक आदर्श सचिवालय कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। शुभकामनाएं। ये कह सकते हैं कि सचिवालय संघ से जुड़ा हुआ हर कर्मचारी इस समय अपने मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, मतदान डालने के लिए लाइन पर लगा हुआ है और शाम 4:30 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर होगी और उसके बाद कुछ समय थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद मतगणना का कार्य शुरू होगा। यानी देर रात तक पूरी तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर यहाँ पर हो जाएगा और एक तो पता चल पाएगा कि सचिवालय संघ की कार्यकारिणी में इस बार किसका बोलबाला रहा है और अध्यक्ष पद और दूसरे जो पद है, चाहे उपाध्यक्ष का हो, महासचिव का हो, सचिव का, उस पर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जल मिशन के तहत बिछाई गई पेयजल की लाइनों में अब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं होने से भी ग्रामीणों में भारी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों से संबंधित विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की गई। और जहां ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई ग्राम सभाओं और वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के बाद कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीण आज भी पेयजल संकट को झेल रहे हैं। गुजरौड़ा पेयजल योजना है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन है। यहाँ का जो एक मुख्य समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तिवाड़ी फार्म का क्षेत्र है, वहाँ 15 से 20 परिवार रहते हैं। तो उनकी जो पेयजल व्यवस्था का अभी तक कोई समाधान हो नहीं पाया था। तो लास्ट टाइम भी हमारी बैठक भी हुई थी, आप लोग भी आए थे वहाँ पे, हम भी साइट पे गए थे। तो उसके नियर बाई एक सिंचाई ट्यूबवेल है, वहाँ से हमने नलकूप खंड से सहमति प्राप्त भी कर ली थी। तो जब हमने काम कराने की व्यवस्था करी वहाँ पे, तो कुछ काश्तकार लोग आए थे, उन्होंने विरोध कर दिया था, इस कारण काम वो बाधित रहा था। अभी जो आप लोगों से वार्ता हुई है, तत्काल व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे एक हैंडपंप पे सोलर
प्लांट लगाने वाले हैं, जितने टैंक लगा करके जो 15-20 परिवार हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे। और विगत कई वर्षों से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। विशेषकर करंडुगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 वार्ड, जहां पेयजल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, और करंडुगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम सभाएं, जहां पर पानी अधिकांश जगहों पर नहीं पहुंच पाया है। जो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें डाली गई थी, वो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। जब ट्रायल बेसिस पे वहां पर पानी उन पर खोला जा रहा है, डाला जा रहा है, तो वो पेयजल लाइनें फट जा रही है। और जोरदार बात यह है कि अधिकांश हिस्सों में प्लास्टिक की इन्होंने लाइन डाल दी है। जो मुख्य लाइनें हैं वो ध्वस्त हो जा रही है। जो अंतिम घर तक लाइन जा रही है या गांव में लाइन जा रही है, उसकी स्थिति तो आप समझ सकते हो क्या होगी। उत्तराखंड में जनगणना अभियान को आगे और भी बढ़ाया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि अब तक 70% कार्य पूरा किया जा चुका है। तो वहीं जनगणना टीम राज्य के करीब 19 लाख घरों तक पहुंच चुकी है, और जहां 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रशासन ने अभियान को तेज और भी कर दिया है। जहां इस संबंध में महा रजिस्ट्रार ने भी सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की, और जहां कार्यों की समीक्षा की गई। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।